हाँ चलो, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं पीजीबीपी का टॉपिक। लास्ट अपन ने कल डेप्रिसिएशन वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, सेक्शन 32 पे बात कर रहे थे। कल जो कुछ पढ़ाया उसमें से आपकी कोई क्वेरी पे पूछना, डाउट्स कुछ क्लियर है सारे पॉइंट्स। चार्जिंग सेक्शन पे बात हुई, 31 में हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग्स प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, ये सब पे बात हो रही थी। 32 पूरा डेप्रिसिएशन पे था, उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट्स देखे, एडिशनल डेप्रिसिएशन पे बात हुई। एक वो पुरानी स्कीम थी 32AD जिसमें एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा था 35% तक, वो हमने देखा। डेप्रिसिएशन में 180 डेज वाली कंडीशन का ध्यान रखना, वो बात हुई थी। तो ये सब पॉइंट्स देख लिए। अब आगे के सेक्शंस कुछ देख लेते हैं। पेज नंबर 85 पे आ जाओ। पहले बीच में कुछ सेक्शंस में अभी पेंडिंग रख रहा हूँ, वो बाद में करवाऊंगा। एक सेक्शन नंबर 35 बोला हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा बोल रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च वाले पॉइंट में क्या कंडीशन है पहले आप समझ लो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसेस में ये नेसेसरी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होते रहना चाहिए। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक स्टैंडर्ड बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है, आप बना रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, बिक रहा है, वैसे का वैसे ही रहने वाला है, उसमें इनोवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो कंपनी अपने पैसे रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च नहीं करती। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट मैंडेटरी, उसके बिना आपका बिजनेस सस्टेन करेगा ही नहीं। और एक पॉइंट के बाद अगर आपने उसको इवॉल्व नहीं किया, बिजनेस नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इनोवेशन इज मस्ट। और वो आप देख भी रहे हो ना, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ में, बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या उसके साथ साथ जो ऐप्स यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है। तो ऐप्स में भी वो लोग कुछ डेवलपमेंट करते रहते हैं, चेंजेस करते हैं, या एज इट इज़ है। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लो, जो फर्स्ट वर्जन आया होगा व्हाट्सएप का वो कैसा होगा, और आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा अपग्रेड हो गया और कितने फीचर्स उसमें ऐड ऑन हो गए। तो हर बार अपग्रेड ला रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, और वो चेंज जो है वो यूज़र को चाहिए भी। तो जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए भी नेसेसरी है कि वो लोग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे। तो एक रेवेन्यू का एक हिस्सा, अच्छा खासा पैसा जो है वो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च होता है। दूसरा एग्जांपल लेना है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। मेडिसिन वाला जो सेक्टर है उसमें भी कंपनीज हर रोज कुछ नया इनोवेट करने की ट्राई कर रही हैं। ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें जिनका डिजीजेस का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, उस ट्रीटमेंट को ढूंढना, नई मेडिसिन डेवलप करना। अच्छा, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज हैं, उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, उसके लिए भी काम हो रहा है। मेडिकल डोजेस को उतना एफिशिएंट बनाना कि कम डोज में भी इलाज हो सके, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। तो कंपनीज अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा रिसर्च पे खर्च करती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आप अपने बिजनेस एक्सपेंस में ले सकते हो, क्योंकि सीधी बात है, बिजनेस चलाने के लिए साइंटिफिक एक्सपेंडिचर जो है वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। अब इसमें इस सेक्शन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च। इन हाउस का मतलब मैं मेरे बिजनेस के लिए, अपने ही बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहा हूँ, तो उसका डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये रखा कि अगर आपके बिजनेस में आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते हो क्योंकि नीड नहीं है, बट किसी और का बिजनेस होगा जहाँ पे उसको नीड होगी, तो अगर आप उसको पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब कौन सी ऐसी एसोसिएशंस, एंटिटी या कंपनीज हैं जिनको आप पैसा कंट्रीब्यूट करोगे और डिडक्शन आपको मिलेगा। डिडक्शन देने का उन्होंने पॉइंट इसलिए रखा ताकि लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करें, अपनी फील्ड में दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करें। तो एक इन हाउस एक्सपेंडिचर हो गया और एक अदर एंटिटीज को डोनेट करने वाली बात हो गई, जिसका डिडक्शन आपको यहाँ पे सेक्शन 35 प्रोवाइड कर रहा है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितना डिडक्शन मिलेगा, कौन से एक्सपेंसेस पे मिलेगा, और किसको कंट्रीब्यूट करने पे आप ये क्लेम कर सकते हो। तो थियरी में एक एक पॉइंट करके कवर कर लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। द टर्म साइंटिफिक रिसर्च connotes and implies activities for the extension and advancement of knowledge in the field of natural or applied sciences, including agriculture, animal husbandry, fisheries। ये सब इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी। एग्रीकल्चर में भी साइंटिफिक रिसर्च काफ़ी होता है, नई नई टेक्निक्स डेवलप करना, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे काम होता है। तो ये चलता रहता है। मशीन्स को डेवलप करना, उसके लिए काम हो रहा है। The allowability of expenditure on scientific research would depend on the following factors. First, the deduction of expenditure incurred on research carried on by the assessee himself। इसको इन हाउस रिसर्च बोलेंगे, वैसे ध्यान रखना, वो टर्म मैंने वहाँ पे कोट किया हुआ है। इस सिचुएशन में आप जो भी खर्चा करो, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, उसका आपको डिडक्शन या बेनिफिट मिलेगा। और कितना? पूरा 100%। जितना खर्चा कर रहे हो उतना आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक प्रोविजो रखा है कि अगर आपने रिसर्च फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए कोई लैंड परचेज की है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज लैंड इज एन अप्रिशिएबल एसेट। ये बात अपने कल भी कर रहे थे, तो वो लॉजिकल हो गया कि इसका आपको डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शन आर एज फॉलोज। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल में थोड़ा सा डिवीजन करके डिटेल में बता रहे हैं। इसमें ऐसा बोला कि आपका साइंटिफिक रिसर्च पे इन हाउस जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है लास्ट 3 साल में,
वो आप क्लेम कर सकते हो। बहुत बार कंपनीज जो बिजनेस सेटअप करती है, वो नया बिजनेस सेटअप करने से पहले उनको कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। अपने शार्क टैंक वाली कल स्टार्टअप में भी बात कर रहे थे, तो उसमें भी आप देखते हो बहुत बार कुछ नया इनोवेशन लेके आते हैं कि भाई नया प्रोडक्ट है। उस दिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स वाला कोई एक पिच करने आए थे वो, कि भाई जो यंग जनरेशन या बच्चों को जो भी हम चीज़ें खिला रहे थे, बिस्किट्स हो गई या ये सब चीज़ें को जो मैदा बेस्ड है, तो बोलो मैदे पे बेस्ड है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बोले हम इसके ऊपर इनोवेशन कर रहे थे कि भाई मैदे के बदले कुछ ऑल्टरनेटिव यूज़ करें जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, फाइबरस हो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कंटेंट कम होना चाहिए, तो न्यूट्रिशियस हो। तो बोले इसके ऊपर रिसर्च किया हमने, लास्ट 2 साल से हम रिसर्च कर रहे थे। अलग अलग रेसिपीज, मिलेट बेस्ड फूड की बात हो रही थी, तो बोले वो हम लेके आए, उस पर बहुत रिसर्च किया। वो सेम प्रोडक्ट्स जो मैदा बेस्ड बिस्किट्स और कुकीज़ ये सब बनते हैं, वो मिलेट बेस्ड हम बना रहे हैं। तो बोले उसके ऊपर हमने रिसर्च किया और इसमें टाइम लगा। अब ये जो 2 साल रिसर्च में लग गए, तब तक तो कोई कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ नहीं। अभी तो सैम्पलिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, बार बार टेस्ट वेरिएशंस कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, फाइनली एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ। अब जब रिसर्च कंप्लीट हो गई और डेवलपमेंट फेज पे आ गया और कुछ प्रोडक्ट बन चुका है, अब कमर्शियल बिजनेस कमेंस करेंगे। तो ये रिसर्च में जितना भी खर्चा हुआ वो आपको क्लेम करने को मिलना चाहिए जब आप उस बिजनेस को कमेंस करके उससे इनकम अर्न करोगे। तो बोला कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लेम करने को मिलेगा, जिस साल में अपना बिजनेस कमेंस कर दिया आपने, उसके पिछले 3 साल में आपका जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ वो सारा अब आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले का कोई खर्चा हुआ हो तो वो क्लेम करने को नहीं मिलेगा। बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च में कोई श्योर शॉर्ट गारंटी होती है कि इतने टाइम में कुछ नया फॉर्मूला मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा हो सकता है रिसर्च करने में 5 साल लग गए? पॉसिबल है? तो पूरे 5 साल का खर्चा नहीं मिलेगा। जिस साल आपने बिजनेस कमेंस किया ना, उसके पिछले 3 साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ क्लेम करने को मिलेगा। तो ये डेडलाइन उन्होंने फिक्स कर दी है। वैसे मेडिकल रिसर्च में तो 10 साल 12 साल भी लग जाते हैं, तो कितने साल से रिसर्च चल रही है, अब जाके मेडिसिन बनी है, तो उसकी फिर एक डेडलाइन होनी चाहिए। पूरे 10 साल का खर्चा क्लेम करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इन हाउस एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या आएगा? मटीरियल एक्सपेंस आएगा, रॉ मटीरियल एंड एवरीथिंग जो आपने बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया, वेस्ट हो गया। अच्छा, इसमें फिर जो स्टाफ को आपने अपॉइंट किया होगा वो भी तो टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए। कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, उस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिनसे आप रिसर्च करवा रहे हो, तो वो भी तो आपसे सैलरी और पैसा मांग रहे होंगे। वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस में आप क्लेम कर सकते हो लास्ट 3 ईयर्स के। तो सैलरी वाला पॉइंट आगे। हाउएवर सच एक्सपेंडिचर वुड बी लिमिटेड टू द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। वो इम्प्लाइड है, एक लिमिट से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, उसमें भी सेम पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred by the assessee within 3 years immediately preceding the commencement of the business would be deemed to have been incurred in the year in which the business was commenced and will therefore rank for deduction in the year of commencement of business in full। तो पिछले 3 साल में आपने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले ईयर में पूरा एक साथ क्लेम करने को मिल जाएगा। ऐसा ही मान लिया जाएगा कि वो उसी साल का खर्चा है। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन की बात भी नहीं की, पूरा क्लेम करने को मिल जाएगा, मतलब 100% पूरा कैपिटल खर्चा पिछले 3 साल का एक साथ क्लेम कर लो इन अ सिंगल ईयर, तो उसमें कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ पूरा क्लेम नहीं हो पाता है, जैसे उतनी इनकम ही नहीं हुई फर्स्ट ईयर में, तो फिर आप वो खर्चा कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर उसको क्लेम कर लेना। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये ए पॉइंट खत्म हुआ, इन हाउस एक्सपेंडिचर वाला। बी पॉइंट में बात हो रही है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च कैरिड ऑन बाई थर्ड पार्टी। यहाँ पे रिसर्च कोई और कर रहा है और आप उसको पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दिस इज लाइक अ डोनेशन, आपके खुद के बिजनेस में नीड नहीं है। अब इसमें अलग अलग डिडक्शंस मिलेंगे, आप किसको कितना पे कर रहे हो उसके ऊपर है। डिडक्शन का रेट अभी उन्होंने कॉमन कर दिया 100%, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उतना पूरा डिडक्शन। पहले ना सेक्शन वाइज अलग अलग था, एक एंटिटी को कंट्रीब्यूट किया तो 100% डिडक्शन, दूसरे को किया तो 125% डिडक्शन, कहीं 150, कहीं 175, 200 तक जा रहा था। मतलब 100 रुपये डोनेट करोगे ना तो 200 रुपये खर्चा क्लेम कर सकते हो, डबल टैक्स सेविंग होगी। ऐसे भी पॉइंट्स थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट आपके लिए ईजी हो गया कि भाई 5-6 पॉइंट से सब में 100% ही है। पहले याद रखना पड़ता था, इसमें 100 बोला है, इसमें 175 बोला है, एमसीक्यू में और कंफ्यूजिंग होता था। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको इसको अगर शॉर्ट में देखना है ना, तो नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने इसका एक टेबल बनाया हुआ है, वहीं से समझ आ जाएगा। उसका समरी डायरेक्टली वही देख लो, फिर आप रीड भी करोगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो वही है, असेस हिज ओन बिजनेस इन हाउस, वो अपन ने देख लिया। सेकेंड पॉइंट में बोला है आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया रिसर्च एसोसिएशन को। एसोसिएशन है जो साइंटिफिक रिसर्च करती है। अब साइंटिफिक रिसर्च में कोई नया वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कोई कंपाउंड ऐसा कुछ, तो वो आ सकता है। उसके बाद बोला कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगेन रिसर्च साइंटिफिक बेस पे हो रहा है, लेकिन जिसको आप डोनेट कर रहे हो वो कंपनी एसएससी है। ऊपर वाले पॉइंट में एसोसिएशन थी, तो वो एओपी और कंपनी का डिफरेंस आ गया, बट डिडक्शन सेम है एसएस, तो फर्क नहीं पड़ता उसमें। नेक्स्ट, रिसर्च एसोसिएशन है फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये सब चीज़ों पे भी रिसर्च होती है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। क्या आता होगा इसमें?
साइंटिफिक तो चलो समझ में आ रहा है, कुछ इनोवेशन करेंगे। सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में क्या होता होगा? हाँ, सर्वे वाला पॉइंट आ सकता है, सर्वे कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है। और सोशल साइंस में और कुछ इसके अलावा? हाँ, वो वही सर्वे वाले में आ गया। और कुछ? ये हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होती रहती, पुराने ज़माने में क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हो रहा था, 1000 साल पहले क्या हो रहा था, सिविलाइजेशन कैसे यहाँ तक ग्रो, वो सब भी तो होता है। तो सोशल साइंस में वो सब भी कवर हो सकता है, जो आपने पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम में, वही सब्जेक्ट है आपका। और दूसरा स्टैटिस्टिकल रिसर्च की जो बात हो रही है, उसमें आपने सर्वे बोला, डेटा कलेक्शन बोला, ये सारी चीज़ें जिससे नए नए इन्फ्रेंसेस लिए जाते हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, इतने टाइम से स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम ये आया कि हमें इससे ये बात समझ में आई। और इवन जो आप कैलकुलेशंस में स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज़ करते हो, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, तो जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी तो रिसर्च होती होगी। ये फार्मूला बनाने में कितना टाइम लगता होगा? ऐसी थोड़ी देर में बन जाता होगा? सोचते हैं कोई फार्मूला लिख देते हैं, इस हिसाब से जो कैलकुलेट किया वो सही है। तो आपने इतनी सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हैं, और बड़े बड़े फार्मूला आते थे, और अपने को लॉजिक समझ आता हो या नहीं आता हो, फार्मूला आते थे। गुजरात बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स वालों का तो यही था, जैसे ही सम दोगे ना, वो दिमाग लगाने से पहले फार्मूला लगाएगा और कैलसी पे फटाफट 5 कॉलम बना के कैलकुलेट करके दे देगा। मतलब पूछ लो क्या होता है, बोले मतलब का क्या करना है, फार्मूला आ रहा है, आंसर आ रहा है, मार्क्स दो, सर्टिफिकेट दो, काम खत्म, लॉजिक मत पूछो, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उससे क्या मतलब है, फार्मूला पता है ना मुझे। वेरिएंस क्या होता है, मीनिंग मत पूछो, फार्मूला पूछो, सबको आता है। कंसेप्ट पूछने जाओगे तो नहीं पता चलेगा। तो कितनी बार सिखाने वाले भी इसे फार्मूला रटा देते हैं, 10 बार लिखो इसको, ये 6 कॉलम बनाना है, ये ऐसे ऐसे करना है, कैलकुलेट कर दिया, मीनिंग पे अपने जा ही नहीं रहे। लेकिन जिसने फार्मूला बनाया उसने तो मीनिंग सोचा होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, सब दिमाग तो लगाया होगा। तो ये सब रिसर्च करने में भी उनको बहुत टाइम लगा। डेटा कलेक्ट किए, जो आपने सर्वे बोला या सैंपल्स कलेक्ट किए, उस पर से फिर डेरिवेशन होता है कि हाँ भाई ये डेटा इस तरीके से जा रहा है, ये फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला यूनिवर्सल होना चाहिए। आप कोई फार्मूला यूज करते हो तो हर बार उससे सही आंसर आता है ना, कि कभी कभी गलत भी आ जाता है। बोले नहीं अप्रोक्सीमेट है, कभी सही कैलकुलेशन करता है, कभी गलत, चलेगा ऐसा नहीं। वो 100% गारंटीड है कि इस फॉर्मूला से गिनोगे तो कैलकुलेशन सही आने वाला है। तो वो स्टैटिस्टिकल रिसर्च में ही ये सारी चीज़ें डिराइव होती है। तो किसी ने बहुत मेहनत करके एक फॉर्मूला बनाया होगा, जो रट के आपने खत्म कर दिया। उसकी बेचारे कंसेप्ट तक आप गए नहीं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, आपने रट्टा मारा खत्म कर दिया। लेकिन उसने तो सोचा होगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब पे उन्होंने काम किया होगा। तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो है वो डेटा और नंबर्स के बेस पे होती है। साइंटिफिक रिसर्च में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मेडिकल फार्मूला, वो सब पे काम हो रहा होगा वैसे। तो ये कोई भी ऐसी एसोसिएशन को आप डोनेट करोगे तो आपको 100% डिडक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट रिपीट हो गया। सबसेक्शन 2AA में बोला है नेशनल लेबोरेटरीज। नेशनल लेबोरेटरीज में IITs और इसरो, DRDO, ये सब अथॉरिटीज़ कवर होती है। आपने नाम सुने होंगे इनके, स्पेस रिसर्च और डिफेंस रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो इन अथॉरिटीज़ को भी फंड्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनका तो काम ही है रिसर्च करना। अभी इसरो वाले वो स्पेस सैटेलाइट और वो सब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फंडिंग तो चाहिए होगी। और अपना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया का, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है। और इतने सारे उन्होंने लॉन्चेस जो भी किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, उसमें सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। वो मून मिशन भी किया, मार्स मिशन भी किया। मार्स मिशन तो इतना सस्ते रेट में हो गया ना, क्योंकि इंडियन लोग हैं तो फिर कॉस्टिंग बचाने में और जुगाड़ करने में एक्सपर्ट है। और नासा वाले बेचारे अपने 100 गुना खर्चा करते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। यहाँ पे एकदम सस्ते रेट में इन्होंने पूरा मार्स मिशन भी कर दिया। और उसमें तब आ भी रहा था डेटा, बोले पर किलोमीटर जो कॉस्ट है यहाँ से मार्स तक का डिस्टेंस, बोले 7 रुपीज़ पर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ा है पूरा मार्स मिशन, अगर आप डिवाइड करो ना डिस्टेंस के हिसाब से। बोले इससे ज़्यादा तो ओला वाला चार्ज कर लेता है ना। बोले मार्स पे जाना सस्ता पड़ रहा है। मतलब इतना कम कॉस्ट में, कम बजट में भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मार्स मिशन सक्सेसफुल कर दिया। तो इस रिसर्च में पैसा तो लगा होगा, वो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको आती है, लेकिन बिजनेस एंटिटीज भी इनको डायरेक्टली डोनेट करके इस सेक्शन में 100% डिडक्शन ले सकती है। तो वो एक एडवांटेज है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। IITs में क्यों बोला हुआ है, वो अपने इंक्यूबेटर वाली बात कर रहे थे ना, तो उससे रिलेटेड है। IITs में भी स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे डोनेट करने पे भी डिडक्शन है। तो कंपनी वालों को कुछ ना कुछ यहाँ अट्रैक्शन रहता है कि हाँ भाई इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में बोला एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक हो गया, अगेन बायोटेक्नोलॉजी का काम है, तो उसमें भी 100% आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। दोस्तों ये टेबल था इसका। तो 35 सेक्शन में मेजरली यही बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आना है। 35AB वाला एक बार स्किप करो, पहले कुछ और सेक्शंस कवर कराता हूँ फिर इस पे आएंगे। 35AD करके एक सेक्शन दे रखा है। ये सेक्शन पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वाली बात से कनेक्टेड है, तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा कल जो पढ़ा था हमने। 35AD जब अपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें लास्ट पॉइंट मैंने पेंडिंग रखवाया था सेक्शन 28 में, उसमें लिखा था 35AD। ये अभी सेक्शन पढ़ेंगे तो वो पॉइंट भी आपको रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट दे रहे हैं
बोला है assessee shall if he opts का मतलब ये सेक्शन ऑप्शनल है। 35AD फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो क्लेम करो, आपको लगता है कि इसका बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे, मत क्लेम करो, ये आपकी चॉइस पे। पहले ये इफ ही ऑप्ट्स नहीं लिखा था तो ये मैंडेटरी था, 35AD क्लेम करना है, अभी इसको ऑप्शनल कर दिया वैसा। मेन बात क्या हो रही है वो समझो। इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस को टारगेट किया, बोला अगर आप इन पर्टिकुलर बिजनेसेस में से कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके सेटअप करते हो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप पूरा 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो। तो जो 32 में बात हो रही थी ना, 15%, 10%, 40%, भूल जाओ उसको, एडिशनल डेप्री कोई जरूरत नहीं, पूरा 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में। ये बेनिफिट आपको हम दे रहे हैं, अगर आपकी चॉइस है, आपको लगे कि हाँ इससे मेरा टैक्स बेनिफिट हो रहा है, आप क्लेम कर सकते हो। नहीं चाहिए सेक्शन तो कोई बात नहीं, 32 में नॉर्मल डेप्री क्लेम करते रहो। तो आइदर ऑफ यू कैन क्लेम, ये आपकी चॉइस यहाँ पे रहेगी। बट ऐसे कौन से स्पेसिफाइड बिजनेसेस है वो हमें यहाँ पे समझना है। और ये पूरा सेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिलेटेड है, रेवेन्यू वाले को नहीं। रेवेन्यू वाला तो वैसे ही पीएनएल में पूरा ही क्लेम होता है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 35AD इज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 100% डिडक्शन इज अवेलेबल। देखते हैं पहले पॉइंट में बोला सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। कुछ आइडिया कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली? कोल्ड स्टोरेज सुना है, कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना नेसेसरी है, तो वेयर हाउस इसको वैसा बनाना पड़ेगा जो टेम्परेचर स्पेसिफिक है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, फूड प्रोडक्ट्स में जनरली रहता है वो डीप फ्रीज करने वाले जो रेडी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने डीप फ्रीज करके रख देते हैं, जो रेडी प्रोडक्ट्स है आप उसको डायरेक्टली फ्राई करके खा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कोल्ड स्टोरेज की नीड होती है। अच्छा आइसक्रीम वाले प्रोडक्ट्स में और ये सब में हो सकता है, इवन मेडिसिन में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको उनको टेम्परेचर पे स्टोर करना है। तो ऐसे वेयर हाउसेज जहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफिक फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऐसे वेयर हाउसेज की बहुत नीड है। लेकिन ये वेयर हाउसेज बहुत कम अवेलेबल है और इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने पड़ते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, जब इंडिया में एक ही एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, इसमें ना एक बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। मतलब फार्मर को नहीं पता है कि इस बार किस चीज़ की डिमांड कम है, ज़्यादा है, और किस चीज़ का सप्लाई ओवर सप्लाई है, अंडर सप्लाई है। अब बहुत बार ऐसा न्यूज़ में आता है, भाई पोटैटो की खेती हो गई, आलू की खेती, सारे किसानों ने इतने आलू उगा दिए ना कि इतनी तो डिमांड ही नहीं है। अब मार्केट में क्या हो रहा है ना, डिमांड नहीं है, सप्लाई ओवर है, तो रेट गिर जाता है। 50-50 पैसे, 1-1 रुपये किलो में फार्मर्स को आलू बेचने पड़ते हैं। इतना सस्ता रेट हो जाता है क्योंकि इतना सप्लाई है, कंज्यूम करने वाले लोग ही नहीं है इतने, तो ओवर सप्लाई हो गया। अब उसके बदले क्या हो रहा है पता है, दूसरी कोई सब्जी ऐसी होगी जो ग्रो करनी चाहिए थी, वो नहीं की, वो महंगी हो गई। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड की वजह से ऐसा बहुत बार हो जाता है। अब क्या है, पोटैटो इतना ग्रो कर लिया तो कितनी बार ये लोग क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में डीप फ्रीज करवा देते हैं। आप देखना अगर कभी सब्जी खरीदने जाओ, जो पोटैटो आते हैं 2 क्वालिटी के आते हैं, एक तो पूरे मिट्टी वाले होते हैं, है ना, और एक जो होते हैं एकदम साफ सुथरे होते हैं। अपने कौन से वाले उठाते हैं पहले? साफ सुथरे होने चाहिए, मिट्टी आ रही है हाथ पे, ये कौन उठाएगा? वो मिट्टी वाले एक्चुअली फ्रेश होते हैं, जो अभी अभी ग्रो हुए और फ्रेश आए मार्केट में। ये जो एकदम क्लीन और साफ सुथरे होते हैं ना, वो पहले के ग्रो किए हुए होते हैं। उसको इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा होता है और कुछ मंथ्स तक ये स्टोर हो सकते हैं, खराब नहीं होते। प्रॉपर टेम्परेचर पे आप रखोगे तो वो खराब नहीं होंगे और कुछ मंथ्स के बाद भी आप उसको बेचोगे ना तो वो फ्रेश ही दिखेंगे। तो साफ सुथरे जो होते हैं ना, वो कोल्ड स्टोरेज वाले आते हैं। मिट्टी वाले कितने लोग दिखना जिनको आइडिया होता है मिट्टी वाले उठा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कि ये फ्रेश है, ये कोल्ड स्टोरेज वाले नहीं है, तो ये प्रेफर करेंगे, ऐसा भी होता है। तो ये सब फैसिलिटी क्योंकि इंडिया में कम है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस सेटअप करें, बट उसके लिए उनको कैसे मनाएं कि भाई आप ये करो, इसमें आपका फायदा है। बोले काम करो, सेटअप करो, अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट ईयर में पूरा 100% डिडक्शन ले लेना और बोलो तो आपको टैक्स बेनिफिट दे देंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एंट्री यहाँ पे इस लिस्ट में रखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही और पॉइंट्स मिलेंगे, अब आपको इंटेंशन समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में बोला वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक पॉइंट में इंडिया में इसकी बहुत शॉर्टेज थी, गोडाउन ही नहीं थे। सरकार जो भी अनाज किसानों से खरीदती है वो स्कीम के अंदर और मिनिमम प्राइस उनको पे करती है, और आगे फिर वो जो राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये राशन मतलब अनाज खरीद तो लिया, स्टोर करने की जगह नहीं है। तो बहुत बार न्यूज़ पे आता था कि भाई गोडाउन खुले पड़े हुए हैं, शेड नहीं है, खुली जगह पे वो अनाज बोरियों में भर के रखे हैं। अब जैसे अभी बारिश हो गई थी कुछ दिन पहले, अब सारा अनाज खुले में रखा है। बोले मार्च में कहाँ टेंशन है, धूप में पड़ा है तो ठीक है, एकदम से बारिश हो गई तो सारा अनाज खराब हो गया। तो हज़ारों टन अनाज इस वजह से खराब हो जाता था हर साल, अभी भी होता होगा, अब मीडिया में आता नहीं, पहले आता था। तो क्या है, वो इसलिए खराब हो जाता है बिकॉज स्टोरेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसे है वेयर हाउसेज बनाओ ताकि इसमें हम स्टोर कर सके। तो बोला ये पॉइंट यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देते हैं, वेयर हाउस ओनर को 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिलेगा, तो खर्चा करने से पहले कम सोचेगा और इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो ये आइडिया। थर्ड पॉइंट में पाइपलाइन सेटअप करने का, नेटवर्क बनाने की बात हो रही है। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, जिसके थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ये सब चीज़ों का वो सेटअप कर लो। होटल सेटअप कर लो, होटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हो। 2 स्टार होटल और अबव, ये क्लियर कर दिया। 2 स्टार होटल, स्टार रेटिंग होती है ना होटल्स में, तो 2 स्टार और अबव वो कैटेगरी होगी तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो एनीवेयर इन इंडिया। हॉस्पिटल सेटअप कर लो, इसकी भी बहुत नीड है। हॉस्पिटल्स में एक शॉर्टेज हमेशा सुनने को मिलती है, बेड अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत है, उतने हॉस्पिटल्स नहीं है। एक साथ अगर कोई ये पैंडेमिक वाली प्रॉब्लम आ जाए तो बेड्स अवेलेबल नहीं होते, हमने कोविड में देख ही लिया। तो वो सिचुएशन है, इसलिए बोला अगर कोई हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है और 100 से ज़्यादा बेड्स वाली कैपेसिटी होगी तो ये सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। अब क्या है, कोई हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है नॉर्मली कि उसको बिजनेस करना है, 70, 80, 90 बेड्स तक कैपेसिटी उसने वैसे भी प्लान की है। अब उसको पता चलेगा कि यार 100 के ऊपर चला जाऊंगा ना, पूरा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, तो सोचेगा ना थोड़ा कैपेसिटी एक्सपांड कर लेता हूँ, खर्चा मिल रहा है तो टैक्स बेनिफिट हो ही रहा है। तो 70-80 का अगर उसने 100 प्लस कर दिया तो ऐसे सब लोग करेंगे ना, तो नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी एग्रीगेट में बढ़ जाएगी, तो इसलिए ऐसी कंडीशन यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट में, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, इसकी भी नीड है। स्लम रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल, ये आवास योजना जो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें जो स्कीम बनती है उसके अंदर वो अफोर्डेबल होम्स बनाते हैं ना, 1 BHK और वो सब, और फिर वो अलॉट करते हैं सस्ते रेट पे वैसा। तो अगर आप वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो भी आपका जो भी खर्चा है पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 7th पॉइंट में फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की नीड एग्रीकल्चर में बहुत है, तो ये एक यूजफुल प्रोडक्ट है, एसेंशियल है, इसलिए इसमें बेनिफिट दे रहे हैं। आप इसका प्लांट सेटअप करो, डिडक्शन ले लो। अगला पॉइंट, इनलैंड कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये कस्टम्स एक्ट वाला पॉइंट है, जिन्होंने पढ़ा है आपको में भी रिलेट हो जाए। तो वहाँ पे हमने देखा था जब पोर्ट पे गुड्स आ रहे हैं, कस्टम वाले गुड्स, तो उनको स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए जब तक क्लियरेंस ना हो जाए। तो ऐसे ओपन में गुड्स रखेंगे तो खराब होने के चांस है, तो इसके लिए जो टेम्पररी वेयरहाउसिंग होती है वो ये लोकेशन है, इनलैंड कंटेनर डेपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन। वहाँ पे वो गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करके रखेंगे, आप वो 2-4 दिन में बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स क्लियर करवा लेना और वो गोडाउन से लेके जाना। तो ये इसके लिए सिचुएशन यहाँ पे बोली। तो ऐसे स्टेशन की जरूरत है, ऐसे वेयरहाउस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए पॉइंट रखा है। 9th पॉइंट में बोल रहे हैं बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो रिस्की काम भी है ना, बी कीपिंग वाला, मधुमक्खियां पालना इजी काम तो है नहीं, कहीं आपको ही काट लेंगी तो क्या होगा फिर वैसा। तो बी कीपिंग वाले बिजनेस में ये अलाउ किया। 10th पॉइंट में अगेन वेयरहाउसिंग फैसिलिटी स्पेसिफिक फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, पीछे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जनरल बोला था, कोल्ड स्टोरेज जनरल बोला था, ये स्पेसिफिक हो गया कि शुगर बिजनेस की बात हो रही है। शुगर इंडस्ट्री भी बड़ी रिस्क पे चलती है, कभी एकदम घाटा हो जाता है इनमें, कभी शुगर मिल्स बंद हो जाती है, कभी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट भी हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, सब डिमांड सप्लाई और एग्रीकल्चर पे है। ओवर सप्लाई हो गया तो वापस रेट नीचे आ गया। अच्छा, कितनी बार ये होता है इम्पोर्टेड शुगर मार्केट में ज़्यादा घूम रही है तो लोकल वाली परचेज नहीं कर रहा कोई, तो लोकल इंडस्ट्री को नुकसान जा रहा है। बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया था, इम्पोर्टेड शुगर पे बैन लगा दिया था और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। बोले इम्पोर्टेड शुगर पे हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, उसको इतना महंगा कर दिया ना कि ट्रेडर्स लोकल शुगर को पहले प्रेफरेंस देने लगे, तो अपने आप वो इंडस्ट्री सर्वाइव होने लग गई। अदरवाइज उनको नुकसान जा रहा था, क्योंकि शुगर केन का जो क्रॉप है वो ओवर सप्लाई में ग्रो हुआ और सामने ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेड शुगर ज्यादा मंगा रहे हैं, उनको तो अपना प्रॉफिट दिखता है, इंपोर्टेड में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट वो लोकल शुगर केन सस्ता हो गया, वहाँ फार्मर्स को नुकसान, और शुगर मिल्स में से लोकल शुगर बिक नहीं रही है तो मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान। तो उसको कवर करने के लिए फिर ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट लेती है। अगला पॉइंट, स्लरी पाइपलाइन। स्लरी का मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इम्प्यूरिटीज एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। तो स्लरी का मतलब है मिक्सचर हो गया। आयन ओर की बात हो रही है, ओर वाला वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा स्कूल टाइम में भी। ओर का मतलब क्या होता है, इट इज विथ इम्प्यूरिटीज। तो आयन ओर है, मतलब उसमें आयन तो है ही, लेकिन जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो साथ में मिट्टी और बाकी मिनरल्स जो आ रहे हैं तो वो सारी इम्प्यूरिटीज के साथ है, दैट इज अ स्लरी। इसमें वाटर कंटेंट भी होगा, तो उसको आयन ओर को एक्सट्रैक्ट करके जो उसका प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट, वहां तक ले जाने के लिए भी पाइपलाइन सेटअप चाहिए। तो वो स्लरी पाइपलाइन सेटअप आप करोगे 35 AD में क्लेम कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट में डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग, अच्छा सॉरी 12th वाला रह गया, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये वेफर मतलब अपना कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, बालाजी वालों की नहीं, ठीक है। सेमीकंडक्टर वेफर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो चिप यूज होती है ना, उसकी बात हो रही है। और अभी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की बात चल रही है लास्ट 1-2 साल से, तो ये उसी के रेफरेंस में बोला है। तो क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज वैसे भी होती है, अगर आप इसके फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट सेटअप करोगे तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देगी। बट ये प्लांट सेटअप करना बहुत टफ काम है, इसलिए अभी तक पूरा वर्ल्ड जो है वो ताइवान पर डिपेंड कर रहा है, और आज भी 50% से ऊपर सप्लाई ताइवान से ही आ रहा है। तो बाकी कंट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना डिफिकल्ट हो रहा है। इंडस्ट्री वैसी है, ताइवान में उन्होंने 1970s में स्टार्ट किया था, और वो बंदा भी यूएस का था जो फाउंडर है उस कंपनी का, और फिर वहाँ के लोकल एड्स के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया।
तो तब जाके वो इतना लार्ज स्केल पे ग्रो हुआ, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप सेटअप करते हो ना, तो इनके कुछ रूल्स हैं, एवरी 2 years में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी चाहिए। तो आप एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करके मशीन सेटअप करोगे, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो आप जब तक सेटअप करोगे ना, तब तक टेक्नोलॉजी चेंज करने का टाइम आ जाएगा, फिर नया खर्चा करना पड़ेगा। तो ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो इतना ईजिली इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा उसमें। इंडिया में भी टाटा ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है, सबने अनाउंस किया है कि हम इस इंडस्ट्री में आएंगे, लेकिन 2 साल से सिर्फ बोल रहे हैं, शुरू कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो बोलना ईजी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है। लास्ट पॉइंट, कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप डेवलप करो इंडिया में, उसको मेंटेन करो, ऑपरेट करो, उसमें भी आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं। अभी ओपन एंडेड हो गया, कौन सी फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट जैसे अनाउंस करे उसके हिसाब से। बाकी मैंने आपको बता दिया, 100% एक्सपेंस क्लेम कर लो, वो बात तो है ही यहाँ पे। और क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ये सारा एक्सपेंडिचर आपको कैपिटलाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इम्प्लाइड सी बात है। लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेसेस, मतलब ये 35AD का जो लॉस है, ये 35AD के बिजनेस के प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। ये पॉइंट मैं आपको सेट ऑफ लॉसेस वाले चैप्टर में रिलेट कराने वाला हूँ, तो अभी आप उस पर कम ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, वहाँ पे कवर हो जाएगा। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो एक अच्छी कंडीशन है। इसमें बोला ये जो डिडक्शन आपने 35AD में ले लिया, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिटेड हो, और ये जो आप असेट्स जो यूज़ कर रहे हो ना स्पेसिफाइड बिजनेस में, वो आपको अगले 8 years तक इसी बिजनेस के लिए कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप उस असेट को बेच दो या उसका यूज़ चेंज कर दो, वो नहीं चलेगा। तो एक बार बेनिफिट लिया तो 8 साल तक आपको वो असेट उस बिजनेस के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो वो एक नेसेसरी कंडीशन हो गई। और उससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको नीचे दे रखा है जो ग्रे वाले बॉक्स में हाईलाइट किया, वो भी नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए मैं उसको हाईलाइट करके ही रखा है। 8 साल वाली जो कंडीशन है, अगर आप वो ब्रीच करते हो तो क्या होगा ये समझना है। तो एक एग्जांपल उसमें अपने देख लेते हैं। भाई 35AD, क्योंकि ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आपको क्लेम करना है नहीं करना है। सपोज आपने क्लेम कर लिया, तो PNL में आपने पूरा खर्चा 35AD का 100% क्लेम कर लिया ईयर 1 में। अब उन्होंने क्या बोला है, 8 साल तक आपको उस असेट को इसी बिजनेस के लिए यूज़ करना है। आपने यूज़ करना शुरू तो किया, लेकिन 3 साल होने के बाद आपने उस असेट का यूज़ चेंज कर दिया, और अब आप उसको 35AD वाले बिजनेस में यूज़ ना करके किसी और बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने उसको सेल ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। अब डिपार्टमेंट बोलेगा कि क्योंकि आपने यूज़ चेंज कर दिया 8 years से पहले, ये जितना बेनिफिट लिया था अब उसको पूरा रिवर्स करो। मतलब जितना डेबिट किया था PNL में, इस साल उतना क्रेडिट कर दो। रिवर्सल करना पड़ेगा आपको, एक्चुअली में डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 years में ही आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, असेसी भी सामने एक आर्ग्यूमेंट कर सकता है। वो ये बोलेगा कि भाई ठीक है, मैंने जितना भी खर्चा क्लेम किया था 100%, वो आप सामने मुझसे रिवर्स करा रहे हो, वो समझ में आ रहा है, लेकिन 3 साल हो चुके हैं। अगर मैं 35AD में गया ही नहीं होता, तो भी उस असेट पे 3 साल में नॉर्मल अंडर सेक्शन 32 कुछ तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मुझे मिला ही होता ना। तो वो तो मिलना चाहिए, आप पूरा 100% ही रिवर्स करवा रहे हो, तो 3 साल का नॉर्मल डेप्री तो दे दो कम से कम 15% के हिसाब से। अब डिपार्टमेंट भी इसमें क्या आर्ग्यू करेगा, क्योंकि बात तो असेसी की सही है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आपने 100% डिडक्शन ले लिया था, ये 100% पूरा हम रिवर्स करवा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपका ये 3 साल का जो डेप्री बनता है 32 वाले सेक्शन के हिसाब से नॉर्मल डेप्री, वो आप क्लेम कर सकते हो, उसमें हम डिनाई नहीं कर रहे। तो मान लेते हैं जैसे 15% पर एनम हो गया, तो 3 साल का कितना 45% अप्रोक्सीमेटली, वो 45 आप यहाँ पे भले क्लेम करो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इन शॉर्ट आपसे रिवर्सल कितना कराया, 55 तो रिवर्स कराया ना, बाकी 45 तो क्लेम करने को मिला। तो जितना आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया था वही रिवर्स करवा रहे हैं। ये नॉर्मल वाला डेप्री आप फिर भी क्लेम कर सकते हो। तो वो ग्रे वाला जो पॉइंट लिखा है ना, उसमें ये बात हो रही है। आप उसकी लैंग्वेज पढ़ो, जो मैंने बोला उससे रिलेट करो, इनको बात समझ में आ रही है कि नहीं, और कुछ क्वेरी है तो फिर बताओ। हाँ बोलो, कंडीशन रिलेट हुई, तो ये अच्छा पॉइंट है, सेक्शन में ध्यान रखने वाला पॉइंट है। हो सकता है वो कैलकुलेशन के फॉर्म में ऐसा कुछ पूछ ले आपको। बाकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, एक्विजिशन ऑफ लैंड और गुडविल, उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिडक्टेबल कैटेगरी है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट में वो 10,000 रुपये वाली कंडीशन आ गई फिर से, जो बार बार अपन कल भी बात कर रहे थे, वो रिपीट है। अब 35AD में अगर आपने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, तो और किसी सेक्शन में एक्सपेंडिचर क्लेम करने को नहीं मिलेगा, या फिर वाइस वर्सा, किसी और सेक्शन में क्लेम कर लिया तो यहाँ क्लेम करने को नहीं मिलेगा। आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते दोनों सेक्शन का। 35AD में 100% भी ले रहे हो, 32 में नॉर्मल डेप्री भी ले रहे हो, डबल हो जाएगा, तो ऐसा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, वो क्लैरिफाई कर दिया। ओके, और लास्ट में नोट में क्या बोला, इफ एन इंडिविजुअल HUF ऑप्ट टू बी टैक्स्ड एज पर न्यू अल्टरनेटिव स्कीम, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू दिस डिडक्शन। वो अल्टरनेटिव स्कीम तो अपने लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसा उसका प्रॉब्लम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे सेक्शन है, एकदम वन लाइन सेक्शंस, हेडिंग से ही कवर हो जाएंगे। 35 CCA बोला हुआ है, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया, आप एसोसिएशंस को या इंस्टीट्यूशंस को पे ऑफ कर रहे हो और उसका वो क्या करने वाले हैं, कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, उनको कुछ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनका कुछ बेनिफिट करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, तो उसके पीछे खर्चा हो रहा है, तो अच्छे काम के लिए खर्चा हो रहा है ना, तो फिर उसका डिडक्शन वहाँ पे दे दो, ये डोनेशन जैसा हो गया और कुछ नहीं। नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, ऐसे कुछ फंड सेटअप किए गए, और भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं जो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। इन शॉर्ट क्या हो रहा है ना, पीजीबीपी इनकम वालों को लालच दे रहे हैं, आपको टैक्स बचाना है, डोनेशन करने की इच्छा हो रही है, यहाँ पैसे कंट्रीब्यूट कर दो, आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे, तो खर्चा भी मिल जाएगा क्लेम करने को और कुछ समाज सेवा भी हो जाएगी। तो जो लोग एनीवे डिडक्शन कर मतलब डोनेशन करने ही वाले थे, उनको एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि आप इस रूट पे डोनेशन करो, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ये वो सेक्शन है। 35 CCC भी कुछ वैसे ही है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एक डिटेल्ड कैटेगरी हो गई, आप एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ भी खर्चा कर रहे हो, वो इस कैटेगरी में कवर हो सकता है। आप फार्मर्स को कुछ नॉलेज जो है वो पास ऑन कर सकते हो, उनको टेक्नोलॉजी सिखा सकते हो, उनकी लाइफ या उनका जो काम है एग्रीकल्चर का वो अपग्रेड कर सकते हो। इस टाइप के एक्सपेंसेस यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कवर होते हैं, उसमें आप पैसा डोनेट करो, 100% डिडक्शन ले लो। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देखो ये भी नीड है ना, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, उसके बारे में बात हो रही है, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप खर्चा करोगे एज अ कंपनी, एज एन एसएससी, आपको उसका डिडक्शन पूरा मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस में और कुछ नहीं, सिर्फ हेडिंग और 100% डिडक्शन मिलता है, इतना ही ध्यान रखना, और कोई डिटेल्ड कंडीशंस नहीं। तो एमसीक्यू में कहीं कुछ यूज़ हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ 35 CCD। 35D वाला स्किप करके एक बार आगे आना, नेक्स्ट सेक्शन पे 35 DDA, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम, छोटा सेक्शन अगेन, VRS बोला जाता है शॉर्ट में, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपने कहीं ना कहीं टर्म सुना होगा, और अपन ने पहले कोई टॉपिक में बात भी की थी कि भाई जो एजेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन देते हैं। अभी एयर इंडिया ने ये ऑप्शन दिया, क्योंकि एयर इंडिया टाटा वालों ने अक्वायर कर ली, और एयर इंडिया पे जोक भी बनते हैं कितनी बार, अगर आपने सुना होगा कि जो उनका स्टाफ है वो थोड़ा मिडिल एजेड स्टाफ ज़्यादा है, तो जो एयर होस्टेस है या फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं या पायलट्स है वो एजेड स्टाफ ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, निकालते नहीं उनको। अब प्राइवेट कंपनीज में आप देखो, बाकी एयरलाइंस में तो उनमें ज़्यादातर यंग स्टाफ होता है, और एक एज के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट वाली कैटेगरी में उनको नहीं रखते, क्योंकि एयर इंडिया का स्टाफ थोड़ा सा एजेड ज़्यादा है, एवरेज एज एक्चुअली में ज़्यादा है, तो उसे जोक की बात नहीं है, लेकिन वो रियलिटी है। अब एयर इंडिया क्योंकि टाटा ने अक्वायर कर लिया, उनको तो उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना है, तो उन्होंने जो एजेड स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, उनको बोला कि आप VRS ले सकते हो, आप रिटायरमेंट ले लो और उसके बदले कॉम्पनसेशन ले लो। तो भाई जो रिटायरमेंट की एज के पास आ चुके हैं, 2-4 साल 5 साल बाकी है, वो अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो कंपनी उनको उसके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी है, तो दैट इज द VRS कॉम्पनसेशन। अब ये कंपनी के लिए तो खर्चा है, अब एम्प्लॉय का ही खर्चा है, तो ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंस है, तो उनको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। इस सेक्शन में ये बोला कि VRS स्कीम में एक एम्प्लॉयर जितना भी पैसा हर साल डिसबर्स करता है ये स्टाफ को जो रिटायर हो रहा है, उसका वो डिडक्शन ले सकता है, लेकिन वो डिडक्शन उसको पूरा एक साथ क्लेम करने को नहीं मिलेगा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू अपकमिंग 5 ईयर्स, तो 1/5 करके आप एवरी ईयर क्लेम कर सकते हो। ये सिमिलर हो गया जो अपने कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी में, कैलकुलेशन वैसे ही। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, VRS वाले में या तो हम कॉम्पनसेशन लमसम दे देते हैं, या कॉम्पनसेशन भी हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, वो सब कुछ वेरिएबल है, तो जितना भी एक साल में डिसबर्स हुआ वो अगले 5 साल में राइट ऑफ होगा, सेकेंड ईयर में जितना डिसबर्स हुआ वो उसके अगले 5 साल में राइट ऑफ होगा, तो ये एवरी ईयर का कैलकुलेशन हो जाता है, वैसी बात हो रही है, ये यहाँ पे बोला। तो 35 DDA में इतनी कंडीशन है कि भाई कौन सा एक्सपेंस है, तो बोला VRS का, और कैसे क्लेम करने को मिलेगा, बोले पेमेंट बेस्ड, जितना पे किया इस साल, जितना डिसबर्स हुआ उतना क्लेम करो, पूरा एक साथ क्लेम नहीं करना है, अगले 5 साल में डिवाइड हो जाएगा, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने पे किया उसके असेसमेंट ईयर से आप क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड 1/5 एवरी ईयर क्लेम हो जाएगा। और कैलकुलेशन थोड़ा समझ लो कि टोटल कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ VRS का पेमेंट हो रहा हो, ऐसा बैक टू बैक पॉसिबल है। अब सपोज ईयर 1 में आपने टोटल VRS का पैसा जो पे किया वो 10 लाख रुपीज़ पे किया, ये डिसबर्स अमाउंट है, तो इसका डिडक्शन आपको एक साथ तो पूरा मिलेगा नहीं, ये तो आपको इसके असेसमेंट ईयर से अगले 5 पार्ट्स में मिलेगा। मैं PY और AY को एक ही मान लेता हूँ, मतलब 10 लाख को अपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और 2 लाख रुपीज़ अगले 5 साल तक आप क्लेम कर सकते हो, कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो जाए, ये समझ आ रहा है। अब
ईयर 2 में भी तो कुछ वीआरएस का कॉम्पनसेशन किसी और एम्प्लॉय को या इनके कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे किए होंगे। मान लेते हैं कि आपने 8 लाख रुपीस इस साल पे किया, ये भी तो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब ये कितना हो जाएगा 1.6 लैक्स। ये अगले 5 साल तक आपको राइट ऑफ करना है 1.6, और ये 6th ईयर में भी जाएगा। समझ आ रहा है? अब ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब देखो फर्स्ट ईयर में आपको कितना क्लेम करने को मिला, टोटल 2 लैक्स। यहाँ कितना हो गया 3.6। समझ में आया? तो ये 3.6 तो अब मिनिमम हो गया। अच्छा, इस साल भी हो सकता है आपने कुछ और कंट्रीब्यूशन किया और फिर से मान लेते हैं 10 लाख का वीआरएस दिया, तो अब ये वाला 10 लाख भी तो 5 पार्ट्स में बटेगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना 2 लाख, ये 3, ये 4 और ये 5। समझ में आ रहा है? तो ऐसा स्टेप वाला कैलकुलेशन है। अब थर्ड ईयर में आप देखोगे तो टोटल डिडक्शन बढ़ गया, 2 और 2 4 हो गया, और ये 5.6 हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से फिर वापस चेंज हो जाएगा, हो सकता है और कोई कॉम्पनसेशन दिया तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसा ये स्टेप कैलकुलेशन होता है और इस तरीके से आपको क्लेम करने को मिलता है। ये वीआरएस वाली पूरी स्टोरी 35DD आया है समझ में? क्लियर? यहाँ तक आपको ऐसे कुछ लिखना है तो नोट करके रख सकते हो। एमसीक्यू में कुछ पॉइंट अगर कैलकुलेशन में पूछेंगे ऐसा पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेक्शंस यहाँ पे कवर अप हो गए। अब ब्रेक ले लेते हैं अपने। जो 35AB और ABA वाले जो सेक्शन है ना वो समझाना है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार आप ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करते हैं और वो सेक्शंस भी कवर कर लेते हैं। आगे टॉपिक हाँ चलो ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 87 पे है। सेक्शन नंबर है 35ABA और 35ABB। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। एक स्पेक्ट्रम फीस की बात हो रही है, एक टेलीकॉम लाइसेंस की बात हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज रेलेवेंट भी, आपको रिलेट भी हो जाएगा। पहले 2 टर्म समझ लेते हैं। पूरा जो बिजनेस है यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेलीकॉम बिजनेस की बात हो रही है। एयरटेल जियो जो 2-2.5 प्लेयर बचे हैं अपने, वोडाफोन आइडिया को आधी कंपनी, हाँ बोलते हैं टेलीकॉम सेक्टर में 2.5 कंपनियां बची है। अब तो 2.25 हो गई। वोडाफोन आइडिया की हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। तो मेजरली डुओपोली की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं। तो अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। अभी वापस बोल रहे हैं कि आइडिया वोडाफोन में प्रमोटर्स और फंड्स इन्फ्यूज करके कैपिटल लगाने वाले हैं। साथ में गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई हमारा डेट आप पे तो कर नहीं पाओगे, हालत भी हमने ही की है आपकी ऐसी, तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो बचाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस इतना स्लो है ना कि बच पाएगी कंपनी या नहीं वो पता नहीं चल रहा है। अब हर महीने रिचार्ज कराना तो सोचना पड़ता है कि मंथली वाला कराएं या 84 डेज वाला कराएं। मेरा खुद का आइडिया का नंबर है, मैं 84 डेज वाला पहले करवाता था। पहले पूरे ईयर का एक साथ करवा देता था, वो कुछ OTT के ऐप्स का बेनिफिट मिलता था। फिर 84 डेज पे आया, अब तो 30 दिन का 28 वाला ही कराता हूँ। मतलब कल न्यूज़ आ गई कंपनी बंद हो गई तो पैसे तो वापस आने नहीं, तो ज़्यादा रिचार्ज करा के वो बेड डेट में ही जाने वाला है, तो बेटर है आप मंथली चलो। तो ये जो टेलीकॉम का बिजनेस है ये इंडिया में चल तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जितने भी टेलीकॉम ब्रांड्स अभी तक इंडिया में आए वो सारी कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज थी, कहीं और का पैसा कमा के यहाँ डुबा रहे थे। बेसिक तो उन्होंने वही किया। अब सारा काम तो जियो ने चेंज कर दिया। अब जियो के आने से पहले इंडिया में 10, 12, 15, 17 कंपनियां थी जो अलग अलग सर्किट्स में या अलग अलग सर्कल में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। अब जियो के आने के बाद वो फ्री स्कीम ला दी, उसके बाद तो सबका बिजनेस बंद हो गया। टाटा वाला भी सर्वाइव नहीं कर पाए, तो बाकी कंपनीज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। टाटा है, वीडियोकॉन है, एयरसेल है, टाटा डोकोमो के नाम से आया था। रिलायंस में तो दोनों भाइयों की अपनी अपनी कंपनी, तो सबका ही चल रहा था बिजनेस। लेकिन जियो के बाद कंपनी जो है वो कम हो गई और अब आपको पता है कि 2 कंपनीज मेजरली यहाँ पे बची है। अब ये टेलीकॉम बिजनेस एक्चुअली में चल कैसे रहा है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है वो यहाँ पे इन्होंने समझाया, और टेलीकॉम कंपनीज को क्या खर्चा मेन जो है वो अफेक्ट करता है और उसका डिडक्शन कैसे मिलता है वो हमें समझना है। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब तो परमिशन हो गई कि आप टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर सकते हो। तो ये लाइसेंस की जो फीस आपको देनी पड़ती है, वो फीस टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट है, जिसका डिडक्शन उनको मिलना चाहिए क्योंकि बिजनेस का खर्चा है तो इम्प्लाइड क्लेम करने को मिलेगा। इसके लिए सेक्शन बनाया 35ABB। टेलीकॉम लाइसेंसिंग की फीस का डिडक्शन ये कंपनीज कैसे क्लेम करेंगी वो हम देखेंगे। दूसरा खर्चा है दैट इज स्पेक्ट्रम फीस। इसके लिए ये सेक्शन है 35ABA। दोनों सेक्शन में कैलकुलेशन सेम है, खाली जो टाइप ऑफ इंटेंजिबल है ना उसकी बात चेंज हो रही है। ये स्पेक्ट्रम फीस क्या होता है? आपने कहीं पे एक टर्म कभी कुछ सुना है?
स्पेक्ट्रम कुछ आइडिया, टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है, कहीं कुछ पढ़ा हो, कुछ भी थोड़ा बहुत पता हो? हाँ, उसको अपने स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, वैसा बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम फीस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, आपको ये जो 4G या 5G टेक्नोलॉजी मिल रही है, 4G 5G है क्या, स्पीड है। जिस स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और जिस स्पीड पे आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, स्पीड चेंज हो रही है। 5G मतलब 5th जनरेशन वैसे बोला जा रहा है, तो ये कभी 2G भी होता था, सेकेंड जनरेशन आई थी, फिर थर्ड आई, फोर्थ, फिफ्थ, अभी तो 6G की बात भी हो रही है। जापान में टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग अभी से, 6G वाली स्पीड आ जाएगी, तो वो भी अपकमिंग है। अब 5G तो लॉन्च हो गया है, अब 6G के ऊपर अभी से सोचेंगे, तब जाके वो थोड़े साल के अंदर वो डेवलप कर पाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। तो मेन क्या हो रहा है ना, इतना हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए कंपनीज को सैटेलाइट की फैसिलिटी चाहिए, उसी से वो रेडिएट करेंगे और आपके डिवाइसेस पे वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगी। तो सारा गेम जो है फ्रीक्वेंसी का है। अब सैटेलाइट्स जो है इंडिया में, वो प्राइवेट कंपनीज के अपने खुद के सैटेलाइट्स नहीं है कि रिलायंस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है और उसी से सारा जियो का 5G वो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, वैसा हो नहीं रहा है। सैटेलाइट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उनकी ओनरशिप में उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं जो भी ये टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई अगर आपको 5G टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करनी है, यूजर्स को डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड देनी है, तो सैटेलाइट तो आपको हमारे ही यूज़ करने पड़ेंगे और उसके लिए आप हमें रेंट पे करोगे, चार्जेस पे करोगे, तो हम हमारे सैटेलाइट के थ्रू आपको डेटा ट्रांसमिशन अलाउ करेंगे। तो दैट इज़ द स्पेक्ट्रम फीस। अब इसमें क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। एक्चुअली में हर्ट्ज बोला जाता है, ये वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने फ्रीक्वेंसी डिराइव की थी, उनके नाम पे रखा है। और उसमें फिर मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज वैसे करके आगे यूनिट लगाया जाता है, वो पॉइंट है। तो आपने रेडियो पे भी तो सुना होगा, रेडियो चैनल अपने जो भी सुनते हैं, एड्स आती है, बीच में दो दो गाने आ जाते हैं। रेडियो का सिस्टम पता है ना आपको, ठीक है। बहुत सारे एड्स आते हैं, बीच में दो गाने बैक टू बैक, फिर बहुत सारे एड्स आते हैं, फिर दो गाने बैक टू बैक, मतलब मेहरबानी करते हैं लिटरली कि दो गाने सुना दिए ना, अब 20 ऐड भी सुन लो, ठीक है। इतना इरिटेटिंग है ना, मतलब मैं घर से निकल रहा हूँ, गाड़ी में गलती से रेडियो लगा दिया, यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, एक गाना गलती से सुनने को मिल जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, 5 रेडियो चैनल है, आप स्विच करो, सब पे एक साथ ऐड आ रही है। मतलब ये इतने ओवर स्मार्ट है ना, इनको ये भी पता है कि भाई दूसरे रेडियो चैनल वाला कब ऐड सुना रहा है, हम भी उसी टाइम स्लॉट पे ऐड सुनाएंगे। तो ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे गाना सुन के फिर जब मैं ऐड सुना रहा हूँ वो दूसरे चैनल पे चला जाए यूजर, वैसा भी नहीं होगा। और ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो टीवी चैनल्स में भी होता है। न्यूज़ चैनल वाले, कभी देखा न्यूज़ रूम में जब वो कुछ अगर एंकरिंग कर रहे हैं या कुछ न्यूज़ बोल रहे हैं ना, तो पीछे उनका स्टूडियो में अंदर घूमते घूमते न्यूज़ सुना रहे होते हैं, तो पीछे ना टीवी चैनल चल रहे होते हैं दूसरे भी। तो आप देखना, अगर एबीपी न्यूज़ देख रहे हो ना, पीछे उसके स्टूडियो में आज तक भी चल रहा होता है। तो ये लोग टाइमिंग मैच करते हैं, जैसे ही उसकी ऐड आएगी हमारी भी ऐड आएगी। अब ऐसा करके इनको क्या मिल रहा है, ऐड का जो रेवेन्यू है ना, उसको एनहांस करने के लिए कर रहे हैं। अब देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप आज तक देख रहे हो, उस पर ऐड आ गई, आप क्या करोगे, यार इसकी ऐड देखिए, इससे चल एबीपी न्यूज़ पे देख लेते, कुछ न्यूज़ आ जाएगी। तो उसकी ऐड नहीं देखी ना आपने, तो ऐड रेवेन्यू जो चार्ज कर रहा है, सामने यूजर तक ऐड पहुंची नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सब लोग एक ही टाइम पे न्यूज़ चलाते हैं और एक ही टाइम पे ऐड चलाते हैं कि यूजर कोई एक ही चैनल देख पाएगा, और अगर एक पे ऐड आ रही है दूसरे पे स्विच करेगा तो वहां पे उसको ऐड ही देखनी पड़ेगी। ये यूनिटी इन लोगों में है, उस तरीके से चल रहा है। रेडियो पे भी सेम काम हो रहा है। अब रेडियो पे आपने सुना है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 98.3, 91.1, ये सब आते हैं, 92.7, और कौन सा है, 91.9 भी है ना एक, 94.3, और एक अपना रेडियो के दादाजी ऑल इंडिया रेडियो, तो ये भी चल रहे हैं अभी, ये VRS नहीं ले रहा है, चले जा रहा है। अब ये 5 बैंड्स अपने यहाँ कॉमन है। अब ये 98.3 क्या है, नंबर क्यों दिया हुआ है उसको, है क्या एग्जैक्टली, क्यों 98.3 बोल रहे हैं उसको, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। पीछे लिखा होता है मेगा हर्ट्ज, 98.3 मेगा हर्ट्ज, वो लोग बोलते भी कितनी बार, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ट्यून करोगे आपके रेडियो पे या मोबाइल फोन पे, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी पे जो भी ट्रांसमिट हो रहा है वो सुनाई देगा। अभी तो क्या मोबाइल में रेडियो का वो डायरेक्टली ऐप आ गया, या फिर आप कार में अगर ट्यून इन कर रहे हो तो वो आप उसको सर्च कर सकते हो। पुराने टाइम पे रेडियो आते थे, देखें कभी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर होंगे, उसमें ना वो मैनुअल डायल आता था, उसको ना सेटिंग करनी पड़ती थी, वो मतलब वो फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए, क्योंकि मैनुअल होता था, डिजिटल नहीं था, तो उसको ट्यून करना ना एक आर्ट थी, वो सबसे नहीं होता था। मेरे दादाजी के पास जो रेडियो था वो उनसे ट्यून होता था। अगर वो 101 लगाना है ना, मैं कितना भी डायल घुमा लूंगा ना, वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी जिसपे एकदम क्लैरिटी सुनाई देगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। वो जो रेगुलर यूज करता है उसको पता है कि इसको कैसे सेट करना है, बाकी पॉसिबल नहीं। अब डिजिटल में तो चलो वो प्रॉब्लम आता ही नहीं है। अब ये रेडियो पे कभी आप ट्राई करना, 98.3 जैसे अगर आपने एग्जैक्ट ट्यून किया ना, तो उस पर तो आपको गाना सुनाई दे रहा है जो रेडियो मिर्ची वाला प्ले कर रहा है। थोड़ा बहुत कभी इधर उधर जाके देखा है, 98.2 पे ट्राई किया, सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता? 98.4 पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, थोड़ा बहुत आता है नहीं, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस भी आएगा, थोड़ा गाना भी सुनाई देगा। जितना दूर जाओगे उतना क्या होगा,
डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा और गाना कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे फिर या तो पूरा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा, या फिर चैनल ही दूसरा आ जाएगा, वैसा होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 98.3, इस मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो मिर्ची वाले ने गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं कि भाई देखो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर गाना मैं ही ट्रांसमिट करूंगा, इस पे मेरा ही आरजे बोलेगा और कोई आके नहीं बोलेगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे गाना प्ले कर रहा हूँ, ये 92.7 वाला भी इसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है और वो क्रॉस फेड हो रहा है गाना, फिर वैसा नहीं होना चाहिए, दो गाने मिक्स सुनाई दे रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। अब ये 92.7 बिग एफएम वाला है ना, इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसको अलॉट हो गई है रेडियो मिर्ची वाले को, उसने गवर्नमेंट को इसके पैसे दिए होंगे, समझ आ रहा है। अच्छा, ये जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, आपने ट्राई किया होगा कि इतनी रेंज तक अगर जा रहे हैं ना तो गाना सुनाई दे रहा है, फिर पूरा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये जो रेंज होती है ना, इसके लिए टर्म यूज करते हैं वो लोग, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। रेंज या बैंडविड्थ बोला जाता है, ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी और ये उसकी बैंडविड्थ है, और उस रेंज में और कोई रेडियो स्टेशन वाला प्ले नहीं करेगा, वैसा होता है। तो ये स्पेक्ट्रम है, ये फ्रीक्वेंसी जो है स्पेक्ट्रम है। गवर्नमेंट के सैटेलाइट से आपने ये फ्रीक्वेंसी हायर पे ली, उनको पैसे दिए हुए हैं, और इस पर आप ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। अच्छा, वैसे टेलीकॉम सेक्टर में भी सेम होता है। तो रेडियो का मैंने एक एग्जांपल लिया, टेलीकॉम सेक्टर में ये रिलायंस है, एयरटेल है, टाटा है, जो भी कंपनीज है, BSNL है, लोग जो भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी वो लोग गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं। अब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उनको मिलेगी, उतना फास्ट डेटा सर्विस वो आपको दे पाएंगे। तो 5G का अभी जो ऑक्शन हुआ था, इसके लिए ऑक्शन होता है कि भाई 5G स्पेक्ट्रम बाई करना है, तो एयरटेल, रिलायंस, ये सब लोग बिड करते हैं कि भाई जो ज़्यादा पैसे देगा उसको ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और फिर उस पर डेटा ट्रांसमिट करके पब्लिक से पैसे कमा सकता है। अब इसमें जो बोली लगती है ना, उसके लिए पर हर्ट्ज रेट फिक्स होता है। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इतना चार्ज रहेगा, और वो जो बेस रेट बोलते हैं, जैसे IPL में अपने प्लेयर का ऑप्शन होता है ना, वैसे ये बेस प्राइस होता है। फिर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए आप कितनी बोली लगा सकते हो, रेट बढ़ता जाएगा, और कितनी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए उतना मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, कितने सर्कल में, मतलब वेस्टर्न रीजियन में, ईस्टर्न रीजियन में, सेंट्रल जोन में, आपको कहाँ कहाँ पे लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आप बोली लगाओ। तो ये जो अमाउंट जाता है ना बोली लगाने के बाद, ये कुछ थाउजेंड्स करोड़ में जाता है, मतलब 10,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ हो गया, 20,000 करोड़ हो गया, इतना अमाउंट जाता है। गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू मिलता है इन कंपनी से जो ये स्पेक्ट्रम बाई करती है, और इनकी लाइफ होती है 5 ईयर्स 10 ईयर्स, उसके लिए स्पेक्ट्रम मिलता है, फिर इनको वापस से रिन्यूअल कराना पड़ता है। अभी रिसेंटली 5G का ऑक्शन हुआ था कुछ महीने पहले, और उसमें एयरटेल और इसमें सब लोगों ने, आइडिया, सब कंपनीज ने बिड किया, और अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से 5G लाइसेंसेज और स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से बाई कर लिए, और इसी वजह से वो 5G वाली टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, और डेली आ रहा है। एयरटेल बोल रहा है हमने इतनी सिटीज़ में 5G लॉन्च कर दिया, रिलायंस जियो बोल रहा है हमने इतने सिटीज़ में लॉन्च कर दिया। तो उनके बीच में रेस चल रही है। स्पेक्ट्रम खरीद लिया, परमिशन है, अब एग्जीक्यूशन कौन पहले करके कस्टमर अक्वायर कर लेगा वो हमें देखना है। रिलायंस वाला वापस वही 5G भी कितनी जगह फ्री में दे रहा है, तो 5G फ्री में यूज़ कर सकते हो ट्रायल बेसिस पे, एंड देन चार्जेबल होगा, लेकिन अभी तक सब जगह चार्जेबल नहीं हुआ। और इवन स्टॉक एक्सचेंज को भी ये लोग डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आता है ना जो कॉर्पोरेट एक्शंस में। तो जियो ने अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला था, हमने बोले 100 से ज़्यादा सिटीज़ में 5G एनेबल कर दिए। एयरटेल ने बोला हमारा कुछ 45 सिटीज़ में हो गया है, और डेली हम भी अपग्रेड कर ही रहे हैं। तो वो रेस चल रही है उनके बीच में मैक्सिमम कस्टमर एक्विजिशन की। तो ये स्पेक्ट्रम जो है, ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, सैटेलाइट राइट्स वाला पार्ट हो गया, और लाइसेंस जो है वो परमिशन वाली बात हो गई। दोनों में ये कंपनीज का खर्चा हो रहा है। टेलीकॉम लाइसेंस के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम फीस के पैसे देने पड़ रहे हैं, वैसा हो रहा है, और ये ऑक्शन बेस्ड होता है, ये पॉइंट है। अब इसका एक्सपेंस क्लेम करने को इन कंपनीज को कैसे मिलेगा, वो हमें यहाँ पे समझना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोलो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं। जैसे टेलीकॉम लाइसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, लाइसेंस का आपने कुछ अमाउंट पे किया, मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ, 100 करोड़ ले लेता हूँ। इस इंडस्ट्री में नंबर बहुत छोटा है, 1000 करोड़ में जाता है, लेकिन अपने एक अमाउंट ये ले लेते हैं कि ये लाइसेंस की फीस है जो आपने पे की। इसके बदले गवर्नमेंट ने बोला कि लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 10 साल की रहेगी। ठीक है, अब ये खर्चा आपको क्लेम करना है बिजनेस में इस सेक्शन के हिसाब से। तो बहुत सिंपल सिस्टम है अपना, SLM डेप्रिसिएशन, कुछ भी नया नहीं करना। 100 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, कितने साल की लाइफ है? 10 साल की। तो हर साल आपको कितना क्लेम करने को मिलेगा एक्सपेंस? 10 करोड़ रुपीज़। तो एवरी ईयर आप 10 करोड़ रुपीज़ अपने बिजनेस में राइट ऑफ करते जाओ, और 10 साल के अंदर जैसे ही आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा, वैसे ही आपका पूरा खर्चा भी तब तक क्लेम हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो चलो बहुत सिंपल बात हो गई। इसमें और क्या वेराइटी आ सकती है कैलकुलेशन को लेके, वो बता देता हूँ। ईयर वाइज बात कर लेते हैं। आपकी जो लाइसेंस की लाइफ है, अज्यूम कर लेते हैं दैट इज फ्रॉम 2023 टू 2032। 10 साल है तो फिर 23 से 32 होगा, 33 नहीं लेंगे, नहीं तो फिर 11 साल हो जाएंगे। तो 23 को काउंट करके 32 को इंक्लूड करें, तो ये पूरा 10 साल का ब्लॉक हो गया। ये आपके लाइसेंस की लाइफ है। अब ये 100 करोड़ रुपए आपने कब पे किए, इस पर भी तो डिपेंड करता है।
ज़रूरी है 100 करोड़ आपने एक साथ पे कर दिया होंगे, बोले लाओ QR कोड स्कैन करके सीधा 100 करोड़ ट्रांसफर, वो तो होने वाला नहीं। कंपनी यहाँ पर टाइम मांग सकती है कि 100 करोड़ रुपए एक साथ पे नहीं करेंगे हम। ये भी हो सकता है कि पूरा एडवांस में भी पे कर दे, ये हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में पे करे, लेट पेमेंट करे, तो वहाँ पे ना पेमेंट के बेस पे डिडक्शंस में वेरिएशन आ सकते हैं। एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। अगर एग्जैक्टली 100 करोड़ इस डेट पे कर दिए तो यही वाला कैलकुलेशन है, उसमें कुछ नया नहीं। अच्छा, आपने 100 करोड़ एडवांस में पे किए, सपोज 2022 में ऑप्शन हुआ था और कंडीशन थी कि तभी पूरा पे करना है, तो अगर एडवांस में पे कर दिया तो डिडक्शन लेना कब से स्टार्ट कर सकते हो? 2022 से ही क्लेम करना शुरू कर दोगे या जब लाइसेंस ऑपरेशन में आएगा तब से स्टार्ट करोगे? क्या होना चाहिए? लाइसेंस शुरू होगा तब से ही होना चाहिए। तो एडवांस पेमेंट करोगे ना तो भी डिडक्शन तो यहीं से मिलेगा, तो यही सेम कैलकुलेशन रहने वाला है, उसमें भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन हो, आपने बोला यार पेमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपका लाइसेंस यहीं से ऑपरेटिव रहेगा, आप पेमेंट है ना 2025 तक कर सकते हो। तो बोला ठीक है, फिर 25 में पे करेंगे। अब अगर 2025 में पे किया एक्चुअली में, तो डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट होगा? 23 से ही शुरू हो जाएगा या फिर 25 से स्टार्ट होना चाहिए? पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा ना, सिंपल बात है। तो ऐसी सिचुएशन में डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा 2025 से। लेकिन डिडक्शन कब तक क्लेम कर लेना पड़ेगा? 2032 तक या फिर और 2 साल आगे 34 तक? 32 तक। रीजन ये है 32 में लाइसेंस तो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब असेट तो बची नहीं ना, तो असेट के खत्म होने के बाद थोड़ी ना उसका डिडक्शन लेंगे, वो तो बात वहाँ पे वैसे सेट होने नहीं वाली। तो उन्होंने बोला जो डेडलाइन है ना वो तो 32 ही रहेगी, क्योंकि लाइसेंस तो इस दिन पे एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ये डिडक्शन कितने साल में क्लेम करना पड़ेगा? 10 साल के बदले 8 साल में। ये ड्यूरेशन हो रही है 8 ईयर्स। तो पूरा 100 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा या फिर 80 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा? पूरा खर्चा तो पूरा ही किया ना, डिडक्शन पूरा मिलना चाहिए। तो आपका जो अमोर्टाइजेशन का रेट है वो चेंज हो जाएगा। 100 करोड़ पूरा क्लेम करो 8 साल में, 1 साल का क्लेम हो गया आपका 12.5 करोड़, बट 8 साल में पूरा 100 करोड़ का खर्चा क्लेम करने को मिल जाएगा। शुरू कब से होगा वो इस पर डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? तो ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा कोई ऑप्शन हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया, वो भी तो एक केस आ सकता है। इंस्टॉलमेंट्स वाला भी देख लो। अब यहाँ पे जैसे 100 करोड़ की हम बात कर रहे थे, बाकी डेटा सेम है, मैं सिर्फ पेमेंट की डेट चेंज कर रहा हूँ। एक आपने पेमेंट किया 2022 में 25 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। फिर 2023 में जब लाइसेंस ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ तब 25 करोड़ और पे कर दिया। 2025 में आपने बाकी का 50 करोड़ पूरा एक साथ पे कर दिया, ऐसे करके पूरा 100 करोड़ पे हुआ। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा? ईयर वाइज वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉजिक वही रहने वाला है, सिर्फ आपको गिनना है। यहाँ पे ये वाले 25 करोड़ की मैं बात करूँ, मुझे बताओ कौन से ईयर से डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा इसका, और कहाँ तक क्लेम कर सकते हैं? एडवांस पेमेंट है ना ये, तो शुरू तो 2023 से ही होगा और लास्ट ईयर कौन सा रहेगा? 32। समझ आ गया? तो ये 25 करोड़ आपका 10 साल में राइट ऑफ होने वाला है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 25 करोड़ डिवाइड बाई 10 ईयर्स, एवरी ईयर 2.5 करोड़ आप क्लेम कर सकते हो, राइट फ्रॉम दिस 23 अप टू 32। अच्छा, ये वाले 25 की बात करें, इसका डिडक्शन कब से मिलना स्टार्ट होगा? 23 से और सेम 32 तक। तो ये कैलकुलेशन भी सेम ही रहने वाला है, एन्यूअली 2.5 करोड़, क्योंकि पूरे 10 साल में क्लेम होगा। ये वाले 50 करोड़ की बात करें, इसका डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट होगा? 2025 से, और कब तक क्लेम करेंगे? 32 तक। तो ये कितने 8 साल हो गए। तो आपको ना ये 50 करोड़ को 8 ईयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आ रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा 6.25 के हिसाब से, 6.25 आना चाहिए। तो 6.25 करोड़ जो है वो आप अगले 8 साल में क्लेम कर सकते हैं। अब ये तो आपको एनुअल कैलकुलेशन पता चल गया। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ईयर है आपका 2027, इसमें टोटल डिडक्शन कितना क्लेम करने को मिलेगा? ईयर 2027 में ये 35 ABA या ABB में टोटल डिडक्शन कितना क्लेम करने को मिलेगा, इसे पता चलेगा? बोलो, अगर पता चल गया तो मतलब आपको समझ आ गया क्या करना है। ये वाला क्लेम करने को मिलेगा 27 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो 2.5 तो मिलेगा। ये वाला 2.5 ये भी मिलेगा। अच्छा, ये वाला 6.25 ये भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरी रेंज में हर साल मिलने वाला है ना, तो 6.25 भी ऐड हो गया। टोटल कर लो कितना हो रहा है, ये 5 और 11.25 हो गया। तो ईयर 2027 में आप इतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आ रहा है समझ में? वो स्टेप वाइज कैलकुलेशन ही हो गया, जैसा अभी मैं आपको VRS वाले में बता रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन। बोलो, कुछ डाउट यहाँ तक क्लियर? तो ये इस तरीके का अमोर्टाइजेशन आपको करना है, उसके बारे में उन्होंने कैलकुलेशन बता दी। आपको लिखना है तो एक बार ये नोट कर लो, सब थियरी में तो लिखा हुआ है, कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ नोट करना है तो देख लो। अलग अलग इंस्टेंसेस के हिसाब से लिखवा दो थोड़ा प्रॉपरली, समझ आ रहा है इसमें से?
फर्स्ट केस ये वाला है, थोड़ा बहुत सिंपल कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर रिलेट करो तो ध्यान आना चाहिए उसमें। ये हटा रहा हूँ। देखो ये डेटा तो कांस्टेंट है, ये अपना फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में पेमेंट का ईयर डिसाइड कर लेते हैं, पेमेंट 2023, पेमेंट का ईयर है 2023। सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं, आप शॉर्ट में लिखो। तो इस सिचुएशन में आपको जो डिडक्शन मिलेगा है, जो पूरी लाइफ है उसमें आप क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन क्लेम करना है फ्रॉम 2023 टू 2032, ये फर्स्ट केस होगी। सेकेंड केस यहाँ पे लिख देता हूँ, पेमेंट का ईयर 2025। इसमें आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 2025 से 32 के बीच में, दैट इज 8 ईयर्स। तो ये डिडक्शन समझ में आ जाएगा पूरा। 100 करोड़ डिवाइड बाई 8 ईयर्स, एनुअली 12.5 करोड़, ऐसे लिख लो। जितना एक्स्ट्रा है वो हटा देता हूँ, ऐसा काम करना। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। इसमें अगर आपने एडवांस पेमेंट किया होता तो भी ये सेम कैलकुलेशन रहता, वो थर्ड केस हो जाएगा। 2022 तो भी यही सेम कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में भी यही कैलकुलेशन है, थर्ड में भी यही कैलकुलेशन है, सेकंड में ये कैलकुलेशन। तो ये तीनों केस आ गए, और ये फोर्थ वाला हो गया इंस्टॉलमेंट्स वाला, वो फिर वहां से पता चल जाएगा आपको। फोर्थ केस है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अब देख लो, अब नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये हटा दो। ठीक, बेसिक आइडिया आपको आ गया है कि ये लाइसेंसिंग का और स्पेक्ट्रम का जो खर्चा है उसका डिडक्शन आपको कैसे लेना है। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है दोनों सेक्शंस का। दूसरा जो पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आगे ना थियरी में कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रखे थे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, कल डेप्रिसिएशन के साथ वो टर्म्स थे, वो अब इसमें रिलेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने बाकी रखे थे। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे लाइसेंस की बात कर रहे हैं अपने, या भले स्पेक्ट्रम फीस बोल लो, कोई भी एक टर्म यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो लाइसेंस पे जो आपने खर्चा किया ना वो 100 करोड़ रुपीज़ है, जैसा अपना यहाँ पे एग्जांपल था। ये आपका लाइसेंस का कॉस्ट है, और उसकी जो लाइफ है इट इज़ 10 ईयर्स। वो भी सेम डेटा अपने ले रहे हैं जिसमें जैसे यहाँ पे देखा था। अब ये लाइसेंस जो है ना, ये एक इंटेंजिबल असेट है। आप चाहो तो ये लाइसेंस बेच सकते हो कि भाई मैं 10 साल सोचा था, लाइसेंस ले लिया, 4-5 साल हो गए मैंने कंपनी चला ली, लेकिन अब मुझे टेलीकॉम लाइसेंस चाहिए ही नहीं क्योंकि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो ये लाइसेंस आप ट्रेड कर सकते हो, आगे किसी और कंपनी को सेल ऑफ कर सकते हो और उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि लाइसेंस जो हमने लिया इसकी जो लाइफ थी वही 2023 से 2032 थे। आपने ये लाइसेंस को सेल कर दिया इन ईयर 2026, ऐसा अजम्पशन अपने ले रहे हैं। तो कितने साल लाइसेंस यूज़ किया? 23, 24, 25 और 26 में आप बेच रहे हो। तो आपने ये जो 3 साल लाइसेंस यूज़ किया उस पर डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम किया होगा ना, जैसे अभी राइट ऑफ कर रहे थे वैसे। तो 3 साल का कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसके हिसाब से? 1 साल का 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का जो डेप्री है वो 10 करोड़ के हिसाब से आपने टोटल क्लेम कर लिया 30 करोड़। ये समझ आया? इस हिसाब से आज की डेट में इन ईयर 2026 अगर हम कैलकुलेशन देख रहे हैं तो इस लाइसेंस की जो WDV है वो कितनी बची होगी? 70 करोड़ रुपीज़। ये समझ आ रहा है? 100 करोड़ का लाइसेंस लिया, 3 साल उसको यूज़ किया, 3 साल उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, और आज की डेट में इसकी वैल्यू बची है 70 करोड़। अब ये लाइसेंस आप सेल कर रहे हो, तो कितने रुपए में सेल कर रहे हो उसके ऊपर वेरिएशन आने वाला है और उस पर कैलकुलेशन बनेंगे। तो पहला आपने कंसिडर कर लेते हैं कि जो सेल प्राइस आया है इट इज़ 65 करोड़। ये मान लेते हैं कि लाइसेंस 65 करोड़ में बिका और पूरा 100% लाइसेंस आपने सेल कर दिया, आप इस बिजनेस से बाहर निकल गए। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? लॉस हो गया। ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ना 5 करोड़ का, दिस इज अ लॉस। इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये लॉस ही है लेकिन इसका नाम क्या है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन।
मतलब ये जो कंपनी लाइसेंस बेच रही है वो अपना बिजनेस बंद कर रही है, तो इस साल ये 5 करोड़ रुपए का पूरा लॉस एक साथ क्लेम करके इसको राइट ऑफ कर देगी। क्यों? क्योंकि अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने का तो स्कोप ही नहीं है, आपने लाइसेंस ही बेच दिया, बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो क्या करोगे? तो ये 5 करोड़ रुपए का जो नुकसान है, ये जो लॉस है, इसको यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और आप ये इसी ईयर का असेसमेंट करते टाइम पूरा एक साथ क्लेम कर सकते हो। तो ये पहला टर्म यहाँ पे कवर हो गया। तो सिंपल कंडीशन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोला। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको पता चल गया क्या होता है। बोलो यहाँ तक समझ आ गया? ये फर्स्ट इंस्टेंस था। सेकंड केस भी देख लेते हैं, बैलेंसिंग चार्ज वाले में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल में यही कंटिन्यू कर रहा हूँ पूरा, सिर्फ सेल कंसिडरेशन चेंज कर देंगे। सेल कंसिडरेशन ऑफ द लाइसेंस इज 85 करोड़, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। ये था अपना फर्स्ट केस, ठीक है। अब 85 करोड़ वाले केस में आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है। 70 करोड़ की डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी और 85 करोड़ में हमने लाइसेंस को सेल कर दिया। 15 करोड़ का प्रॉफिट है वो ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? तो बोला इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। उसका लॉजिक समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीज़न ये बोल रहे हैं कि आपने जो लाइसेंस खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी थी? हिस्टोरिक कॉस्ट 100 करोड़। आपने क्या किया? उस पर हर साल 10-10 करोड़ का डेप्रिसिएशन क्लेम किया और आप इसको 70 पे लेके आए। एक्चुअली में तो 100 का था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस लाइसेंस को बेच रहे हो और आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 की चीज़ को आप 70 पे लेके आ गए, और आज आप जब इसको 85 में बेच रहे हो ना, तो ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया। नहीं किया होता तो लॉस दिख रहा होता। समझ आ गया? तो बोला क्योंकि आपने 30 करोड़ रुपीज़ का डेप्री क्लेम किया पीएनएल में, तो अब ये जो भी डिफरेंस आपको अर्न करने को मिला, ये जो 15 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, वो भी पीएनएल में ही जाना चाहिए। आमने सामने मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वैसा है। तो क्योंकि पीएनएल में खर्चा दिखा के इसको 70 पे लाए हो, तो अब 70 से लेके 100 के बीच में अगर ये लाइसेंस किसी भी वैल्यू पे बिकता है, तो जो भी ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ये सारा प्रॉफिट इसकी वजह से ही तो दिख रहा है, तो इसके सामने आपको पीएनएल में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पीजीबीपी में एक्सपेंस क्लेम किया, अब पीजीबीपी में इनकम दिखाओ। तो ये 15 करोड़ रुपए जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये पीजीबीपी की इनकम दिखेगा, और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। ये सेकंड टर्म हो गया। आ रहा है समझ में? दिस इज बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंस कर रहा है ना उसको, 30 के सामने 15, वैसा। अब अगर ये 85 करोड़ के बदले 89 करोड़ में बिका होता, तो भी क्या होता? वो 19 करोड़ का प्रॉफिट भी बैलेंसिंग चार्ज ही बोला जाता। मतलब अप टू 100 करोड़ यहाँ कुछ भी बीच में अमाउंट आएगा, बिटवीन 70 टू 100, उसमें जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो बैलेंसिंग चार्ज होगा, वो पीएनएल में दिखेगा, पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। अब कंडीशन क्लियर है, समझ आए? ये सेकेंड टर्म हो गया। तीसरी सिचुएशन भी साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। सेल कंसिडरेशन 105 करोड़ हो सकता है ऐसा। WDV 70, 105 करोड़ में आपने बेचा। टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 35 करोड़ रुपीस। लेकिन ये पूरा प्रॉफिट टैक्सेबल कैसे होगा वो समझना है। ये 70 एक बार माइनस कर रहा हूँ, 35 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। अब इसमें ना दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला 70 से लेके 100 के बीच में जो भी अमाउंट आया, उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ वो कौन सा प्रॉफिट है? बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी में। तो ये जो पहला 30 करोड़ है, इसके अंदर 30 करोड़ का मतलब 70 से लेके 100 के बीच में, ये अमाउंट कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दिस इज बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन जो ऊपर का 5 करोड़ आया, ये 105 करोड़ में, ऊपर का 5 करोड़ तो कॉस्ट से भी ज्यादा आ गया ना। मतलब जितने में लाइसेंस एक्चुअली में खरीदा था उससे भी ज्यादा पैसे मिल गए। तो ये जो अमाउंट है ना, दिस इज नॉट पीजीबीपी इनकम, ना ही ये बैलेंसिंग चार्ज है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, जो अपना हेड बाकी है पढ़ना। तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। सिंपल लॉजिक है, कॉस्ट से ज्यादा अगर अमाउंट में आपको एसेट बेचते हो तो उसमें जो भी गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, पीजीबीपी नहीं बोलते। तो ये जो 35 करोड़ का प्रॉफिट है, ऐसे दो पार्ट में बट गया, दो अलग अलग हेड में टैक्सेबिलिटी आ रही है। एक अमाउंट पीजीबीपी में जा रहा है, दूसरा कैपिटल गेन में जा रहा है। बोलो अब रिलेट हो? तो ये तीन टर्म्स यहाँ पे आते हैं जब लाइसेंस या स्पेक्ट्रम सेल करने की बात आती है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, एंड द थर्ड वन इज कैपिटल गेन। ये तीनों इसमें कवर होगा। आप ये तीनों इंस्टेंसेस नोट कर लो। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। बाकी का जो थियरी इसमें रिलेट करानी हो, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में रीड करवा दूंगा। अभी सिर्फ हमें कैलकुलेशन ही देखना है, तो ये नोट कर लो बस। फिर आज के लिए बैकअप है, इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है।